हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिमरन एजुकेशन हब। होप सो आप सब अच्छे होंगे। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और आपको बीएड फाइल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज का ये जो मेरा वीडियो है ये बीएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए है। इसमें मैं आपके साथ अपनी सेशनल फ़ाइल शेयर करूँगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारी सेशनल और सेमिनार की एक ही फ़ाइल बनती है, तो उन दोनों का हम एक ही साथ इंडेक्स बनाते हैं। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में हमारे पास 7 कोर्सेज़ हैं, यानी कि 7 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और एक न्यू सब्जेक्ट दैट इज़ योगा एजुकेशन जो है ये अभी रिसेंटली ही ऐड हुआ है। तो सबसे पहले है कोर्स 201 का सेशनल वर्क। कोर्स 201 का नाम है फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। एंड इसका सेशनल वर्क जो हमने किया था दैट वाज डिटेल्ड रिपोर्ट राइटिंग ऑन इंडियन थिंकर दैट इज़ श्री औरोबिंदो घोष। बहुत सारे थिंकर्स के नेम थे, उसमें से श्री औरोबिंदो घोष का मैंने करा हुआ है। तो इसमें जैसे मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ कि बीएड में चाहे कोई आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो या फिर आप किसी टॉपिक के बारे में लिख रहे हो, चाहे सेमिनार है चाहे सेशनल है, उसको हमेशा हमें इंट्रोडक्शन की हेडिंग के साथ स्टार्ट करना होता है एंड कंक्लूजन के साथ उसको ख़त्म करना होता है। एंड बीच में आपके पास जो भी डाटा है वो आप बीच में डाल सकते हैं। ठीक है, तो सेम यहाँ पे इंट्रोडक्शन से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। इंट्रोडक्शन में यही लिखा है कि लाइक उनका बर्थ कब हुआ, कहाँ हुआ, मतलब कैसे थे वो, कैसे इंसान थे वो, क्या क्या उन्होंने हासिल किया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें कि वो एक इंडियन फ़िलोसोफ़र थे, योगा गुरु थे, महर्षि पोएट थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें एंड ये इंट्रोडक्शन में हम इस तरह से डाल देंगे। उसके बाद मैंने लिखा है कि इनके 5 फोल्ड क्लासिफिकेशन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। देन उनकी ऑस्ट्रिटीज़ क्या थी, ठीक है, उसके बारे में लिखा है। उनकी यानी कि तपस्या कौन कौन सी थी उनकी, ठीक है, कौन कौन सी तपस्या थी। ऑस्ट्रिटीज़ होती है तपस्या। एंड देन है लिबरेशन। लिबरेशन होती है मुक्ति। ठीक है, लाइक इमोशनली बंदा जो है वो फ्री होना चाहिए, मेंटली फ्री होना चाहिए, ठीक है, फिजिकली फ्री होना चाहिए, वाइटल लिबरेशन होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप भी इस तरह से ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट है घोष एजुकेशनल प्रिंसिपल्स। तो जैसे घोष का जो एजुकेशनल प्रिंसिपल क्या थे, उनका मतलब मेन एम क्या था कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। तो उनका चीफ एम ये था कि फिज़िकल डेवलपमेंट एंड प्योरिटी ऑफ माइंड, कि हमारी जो भी इंसान, जो भी ह्यूमन बीइंग अगर वो एजुकेशन लेना चाहता है, सबसे पहले उसकी फिज़िकली डेवलपमेंट हुई होनी चाहिए, फिज़िकली उसकी विकास हुआ होना चाहिए, और मेंटली भी वो क्या होना चाहिए, मेंटली भी वो हेल्दी होना चाहिए, उसका माइंड बिल्कुल प्योर होना चाहिए। तो वो जो है वो एजुकेशन लेने के जो है वो योग्य है। सेकेंड एम उनका ये रहता है कि जितने भी सेंसेस है लाइक लिसनिंग, ठीक है, स्मेलिंग, टेस्टिंग, हियरिंग, ठीक है, ये सारी की सारी जो है इन सेंसेस को क्या करना, ट्रेन करना। तो ये सारे उनको एजुकेशनल प्रिंसिपल्स मैंने लिखे हुए हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो मैंने डाली है दैट इज़ लिटरेरी वर्क्स ऑफ औरोबिंदो, के क्या क्या काम थे उनके। लाइक उन्होंने एसेज लिखे थे गीता के ऊपर, सिंथेसिस ऑफ योगा, सावित्री पोइम लिखी थी। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट इज़ उनके स्पिरिचुअल थॉट्स क्या रहे, पॉलिटिकल थॉट्स क्या रहे उनके। नेक्स्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग, कौन कौन से टीच करने के लिए वो कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, लाइक एक्टिविटी मेथड हो गया, ऑब्जर्व करके टीच करना, ठीक है, सेल्फ डिस्कवर, डिस्कशन मेथड, डिस्कशन से पढ़ाना बच्चों को, लर्निंग बाय डूइंग, करके बच्चों को सिखाना कोई चीज़ को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके। ठीक है, नेक्स्ट है कि रोल ऑफ टीचर, मतलब टीचर का क्या रोल है इनके अकॉर्डिंगली। कि इन्होंने कहा कि टीचर का रोल होता है कि सजेशंस देना, ना कि इम्पोज, चीज़ों को थोपना नहीं, पर क्या करना, बच्चों को सजेस्ट करना, ये होता है टीचर का रोल। ठीक है, एंड एट लास्ट मैंने टॉपिक को कंक्लूड कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इज इसी का कोर्स को 201 का ही 2 सेशनल वर्क हैं। ये एक विज़िट थी, विज़िट टू कम्युनिटी सेंटर। तो इसमें हमें क्या करना था, इसमें हमने कम्युनिटी सेंटर में विज़िट किया था। ठीक है, और कम्युनिटी सेंटर्स जैसे कि मैं आपको बता दूं, कम्युनिटी सेंटर्स बेसिकली ऐसी जगहें होती हैं या ऐसे हॉल्स वगैरह बनाए होते हैं जहाँ पर एक कम्युनिटी में रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, वो वहाँ पे कोई अपना सोशल इवेंट जो है वो कर सकते हैं। पब्लिक इवेंट्स वहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़, और वहाँ पे सारे लोग जो है वो कम्युनिटी के लोग इकट्ठे होके और वो उन फंक्शंस को अटेंड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कम्युनिटी सेंटर्स जो है वो बनाए गए होते हैं। अब जैसे मान लो
कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, तो वो मैरिज हॉल्स का खर्चा जो है, रेंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं फिर वो कम्युनिटी सेंटर्स में, कम्युनिटी हॉल्स में जो है वो अरेंजमेंट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब लोगों के लिए बेनिफिट के लिए ही ये बनाए गए होते हैं। अब जैसे कम्युनिटी सेंटर्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, लाइक क्रिश्चियन कम्युनिटी, मतलब क्रिश्चियन का एक अलग से सेंटर होगा, ब्राह्मण सभा हो गई, ठीक है, इस्लामिक कम्युनिटी हो गई, जैनिश कम्युनिटी सेंटर्स हो गए, यूथ क्लब्स हो गए, तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के सेंटर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। अब फंक्शन इनका क्या रहेगा, फंक्शंस लिख लो इसके 2-4 कि ये क्या करते हैं, कम्युनिटी को यूनाइट करने में, जोड़ने में मदद करता है, ठीक है। कम्युनिटी के जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, या जितनी भी अगर कोई पब्लिक प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो वहाँ पे मतलब प्रोजेक्ट डिलीवर करने वाले वहाँ पे आ जाएंगे, और वहाँ पे कम्युनिटी के सेंटर्स के कम्युनिटी के लोग जो हैं वो वहाँ पे इकट्ठे होकर वो उस मीटिंग को अटेंड कर पाएंगे, तो इसलिए ये बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विजिट टू कम्युनिटी सेंटर की जो हमारी विजिट हुई थी, ठीक है, वहाँ पे हमने जो फोटोग्राफ की क्लिक कराई थी वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी है, ठीक है। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं विजिट गए हो तो उसका प्रूफ तो आपको लगाना ही पड़ता है, तो आप यहाँ पे इस तरह से अपनी फ़ोटोग्राफ जो वो पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है विजिट टू कम्युनिटी सेंटर, लाइक हमारी मतलब जहाँ पे हमारी विजिट हुई थी उसके बारे में हमने थोड़ा लिखना होता है, ठीक है। तो हमारी विजिट जो है वो ब्राह्मण सभा कठुआ में गई थी, कितनी डेट को गई थी, ठीक है, और कौन कौन से टीचर्स फैकल्टी मेम्बर्स हमारे साथ जो है वो गए थे, उनका नाम लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से जो जो हमने चीज़ वहाँ पर ऑब्ज़र्व करी, क्या क्या किया हमने, क्या क्या उन्होंने हमें बातें बताई, ठीक है, तो वो सारा इस तरह से हम एक पैराग्राफ की फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि मीटिंग विद द मेंबर्स ऑफ ब्राह्मण सभा, तो मीटिंग जब हमारी हुई तो हमने वहाँ पे भी उसकी भी एक फ़ोटोग्राफ क्लिक कर ली थी और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ब्राह्मण सभा के बारे में लिखा हुआ है, लाइक ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, ब्राह्मण सभा के हेड कौन हैं, ठीक है, कितने हॉल्स हैं इनके, कितने रूम्स हैं, कमेटीज़ कितनी हैं, मेंबर्स कितने हैं, ठीक है। 7 कमेटीज़ हैं ब्राह्मण सभा में, कौन कौन सी, एग्जीक्यूटिव, एडवाइजरी, वीमेन विंग, यूथ विंग, डिसिप्लिनरी कमेटी, कोर्ट कमेटी, वर्किंग कमेटी, इस तरह से हमने चीज़ें जो है वो जो जो हमने देखी, जो जो उन्होंने हमें बताया वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एंड श्री रजनीकांत शर्मा जो थे उन्होंने हमें गाइड किया, सारी इन्फॉर्मेशन दी ब्राह्मण सभा के बारे में कि लाइक कितने मेंबर्स हैं कमेटी में, 25 से 26 मेंबर्स हैं, कैशियर कौन है, हेड कौन है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है। तो इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। आप भी जहाँ पे भी आपकी विज़िट जाएगी आपको भी इसी प्रकार से आपको लिखना है, बस ये पॉइंट्स आप सेम रखिएगा, जो जो चीज़ें आपकी मतलब अलग होंगी उसको आप रिमूव करके सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बारे में बस यही चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं कि जो हमने ऑब्ज़र्व किया उसके बारे में मैंने यहाँ पे जो जो उन्होंने हमें बताया, हेड ने जो जो हमें चीज़ें बताई थी, इतने मेम्बर्स हैं, ये वो जो क्यों इनको ऑर्गेनाइज़ करवाया जाता है, क्यों बनाए जाते हैं ये मैरिज कम्युनिटी हॉल्स जो हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप भी लिख सकते हैं। एंड एट लास्ट टॉपिक को मैंने कंक्लूड कर दिया है। नेक्स्ट इज कोर्स कोड 202 जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग एंड इवेल्युएशन, TLE, ठीक है। इसमें सेशनल टॉपिक जो था वो हमारा वो था मेथड्स फॉर एनहांसिंग लर्निंग प्रोसेस, कि लर्निंग प्रोसेस को इंक्रीज़ करने के लिए कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने 10 मेथड जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, लाइक स्टोरी टेलिंग मेथड, लेक्चर मेथड, एंड 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेन करा हुआ है, तो ये तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी उतार सकते हैं। अब लाइक टेलिंग मेथड में क्या टीचर्स कैसे जो है वो बच्चों को अपना एजुकेशन या टॉपिक जो है वो कैसे डिलीवर करते हैं, बच्चों को क्या करेंगे कि अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो उसको स्टोरी की फॉर्म में उनको बच्चों को डिलीवर करेंगे, और ये मेथड ज़्यादातर छोटी क्लासेस के लिए, स्मॉल क्लासेस के लिए मेथड जो है वो ज़्यादा एप्लीकेबल है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम कोई कहानी सुनते हैं तो वो हमें हमारी क्या रहती है, हमारे माइंड में वो हमेशा याद रहती है वो चीज़, ठीक है, इम्प्रिंट हो जाती है एक तरह से। उसी तरह अगर हम बच्चों को कोई भी कॉन्सेप्ट जो वो स्टोरी की फॉर्म में अगर हम उनको समझाएंगे तो वो ईजिली उनको ग्रास्प भी हो जाएगा कॉन्सेप्ट, और थोड़ी देर तक या ज़्यादा टाइम तक वो उनको जो है वो भूलेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज लेक्चर मेथड। अब ये जो लेक्चर मेथड होता है इसको हम चॉक एंड टॉक मेथड भी बोलते हैं, एंड ये वाला जो मेथड है ये ज़्यादातर हायर क्लासेस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि हायर सेकेंडरी क्लासेस होगी, 11th-12th क्लासेस होगी, तो उसमें जो टीचर्स जिस मेथड से पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं कि बस अपना लेक्चर लेते हैं एंड चॉक का इस्तेमाल करते हैं एंड इस तरह से अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं, तो इसी मेथड को हम बोलते हैं लेक्चर मेथड। नेक्स्ट इज डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में आ जाता है लाइक
किसी भी चीज़ को अगर हमें पहले करना है तो टीचर्स क्या करेंगे, हमें डेमो देते हैं, ठीक है, डेमो देते हैं कि हाँ ये वाला मान लो कोई प्रोजेक्ट ही है, ठीक है, तो वो हमें बता देंगे कि इस प्रोजेक्ट को आपको ऐसे ऐसे करना है, तो वो क्या हो गया, एक डेमो मेथड हो गया, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड इसको कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि प्रेजेंटेशन ऑफ स्किल विच शोज हाउ अ पर्टिकुलर प्रोसीजर इज़ परफॉर्म, किसी प्रोसीजर को कैसे परफॉर्म करना है वो सारी चीज़ें हमें इसमें बताई जाती हैं। उसके बाद ये जो हमारे सेशनल जो थे ना, कुछ सेशनल हमारे पहले ही हो गए थे, तब कोविड का टाइम था तो वो कुछ सेशनल हमारे ऑनलाइन हो गए थे, तो इसलिए ये ऑनलाइन जो मैंने सेशनल प्रेजेंट किया था तो उस टाइम पे एक स्क्रीनशॉट लेके एंड वो यहाँ पे पेस्ट करा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्कवरी मेथड, यानी कि ढूंढ के, मतलब बच्चों को दिया जाएगा कोई क्वेश्चन जो है, कोई क्वेरी जो है, जो भी है, डाउट जो है वो बच्चों को दिया जाएगा एंड वो खुद डिस्कवर करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, उनमें साइंटिफिक एटीट्यूड की डेवलपमेंट होगी, ओरिजिनलिटी आएगी उनके अंदर, थिंकिंग पावर उनकी, क्योंकि जोर डालेंगे वो, ठीक है, सोचेंगे चीज़ों को, चीज़ें कैसी होंगी, सोचेंगे तो डिस्कवर करेंगे। इस मेथड को बोलते हैं डिस्कवरी मेथड। उस तरह से प्ले वे मेथड होता है कि लाइक खेल खेल में बच्चों को समझा देना, लाइक हमें उनको काउंटिंग सिखानी है तो हम उनको 4 पेंसिल्स दे देंगे, 2 पेंसिल्स दे देंगे, बोलेंगे कि ये 2 पेंसिल्स हैं, ठीक है, तो इस तरह से ये 4 पेंसिल्स हैं, ये 6 पेंसिल, इस तरह से उनको काउंटिंग का कॉन्सेप्ट समझाएंगे, ठीक है। इस तरह से मतलब खेल खेल में बच्चों को सिखाना इस कॉल्ड एज प्ले वे मेथड्स, और ज़्यादातर ये प्ले वे स्कूल्स में इस मेथड को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर मेथड, क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से, वो आंसर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो इससे भी बच्चों का क्या होगा, अपना उनका मतलब वो खुद क्या करेंगे, खुद चीज़ों को सोचने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, इनसे भी उनका माइंड जो है वो बहुत शार्प होगा। नेक्स्ट इज टीम टीचिंग मेथड, टीम में पढ़ाना। इसमें क्या होगा कि लाइक 2-3 टीचर्स जो है वो इकट्ठे होकर, ठीक है, एंड देन फिर वो बच्चों को जो है वो कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो समझाएंगे। डिस्कशन मेथड, डिस्कस करके पढ़ाना, ठीक है, इसमें क्या होगा कि स्टूडेंट्स और टीचर की डिस्कशन होगी, ठीक है, जो टीचर जो है वो ज़्यादातर सुनेगा कि बच्चे क्या बोल रहे हैं, और बच्चे जो लर्नर जो है ज़्यादातर स्पीक करेंगे, बोलेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रॉब्लम दे दी जाएगी बच्चों को, सॉल्व करो, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है कि ये सारी जितने भी मेथड्स हैं, इन मेथड्स से क्या होता है कि ये मेथड जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस को एनहांस करने में मदद करते हैं, ठीक है। ऐसे मेथड्स हैं जो क्या करेंगे, बच्चों में लर्निंग की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने में मदद करते हैं, एंड एट लास्ट टॉपिक को कंक्लूड करती है। नेक्स्ट इज कोर्स कोड 203, जिसका नाम है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अब इसमें है, इसमें जो सेशनल टॉपिक है वो है अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब सबसे पहले एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होती है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, मतलब एजुकेशन करवाने के लिए, मतलब एजुकेट करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, यानी कि टेक्नोलॉजी के थ्रू एजुकेट करना बच्चों को, इस कॉल्ड है, इस ब्रांच को हम बोलते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। यानी कि लाइक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एजुकेशनल थ्योरी का इस्तेमाल करना, और फिर हमने क्या करना, एजुकेट करना। अब जैसे इसके अंदर आता है हमारे पास अप्रोचेस, इसमें हमने करनी है, ठीक है, अप्रोचेस या फिर टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो इसमें कौन कौन से अप्रोचेस का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक हार्डवेयर अप्रोच होगी, सॉफ्टवेयर अप्रोच होगी, सिस्टम अप्रोच होगी। 3 अप्रोचेस के बारे में स्टडी करते हैं इसमें हम। सबसे पहले है हमारी हार्डवेयर अप्रोच। अब हार्डवेयर अप्रोच में क्या है, लाइक हार्डवेयर डिवाइसेस जितने भी होते हैं इनके थ्रू हम एजुकेट करेंगे, लाइक टेप रिकॉर्डर्स का इस्तेमाल करके, प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल करके, जो हम देखते हैं कि बहुत सारे स्कूल्स में प्रोजेक्टर्स वगैरह, इनोवेशन सेंटर्स में प्रोजेक्टर्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, उसके थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है, टेलीविजन्स के थ्रू, ठीक है। तो हार्डवेयर डिवाइसेस का इस्तेमाल करना, ठीक है, चौक हो गया, बोर्ड हो गए, सारे हार्डवेयर डिवाइसेस में आ जाएंगे, ठीक है, बच्चों को एजुकेट करने के लिए। नेक्स्ट आ जाएगा सॉफ्टवेयर अप्रोच। सॉफ्टवेयर अप्रोच में हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, लाइक कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ का, न्यू न्यू सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करेंगे कंप्यूटर्स के थ्रू, ठीक है। तो उसके थ्रू हम क्या करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, इस कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर अप्रोच। तीसरा आ जाएगा सिस्टम एनालिसिस। तो सिस्टम एनालिसिस जो है इसके अंदर ये बेसिकली एक कंबाइंड अप्रोच है, ठीक है। इस अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर साइंटिफिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट प्रॉब्लम। एजुकेशन में जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, उसकी स्टडी करने के लिए, ठीक है, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको मैनेज करने के लिए हम सिस्टम एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं,
ठीक है। इसके अंदर लाइक क्या क्या इंक्लूड होता है, इसके अंदर ट्रेनिंग हो गई, साइकोलॉजिकल डिज़ाइन हो गया, साइबरनेटिक डिज़ाइन हो गया, थ्योरी री इन्फोर्समेंट, और ये वाली जो अप्रोच है ना बेसिकली कॉम्बिनेशन है किसका किसका, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोच दोनों का। ठीक है, तो आप भी इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर अगर आपका सेम टॉपिक है तो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। डेट लास्ट टॉपिक को कंक्लूड कर देना एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में 2-4 लाइन्स लिख के। ठीक है, नेक्स्ट इज कोर्स कोड 204, दैट इज टीचिंग ऑफ इंग्लिश। इसमें भी सेशनल वर्क क्या है, लिसनिंग ऑफ इंग्लिश न्यूज़ ऑन डिफरेंट इंडियन टेलीविज़न चैनल। इसमें सेशनल वर्क है कि इंग्लिश न्यूज़ को सुनना है अलग अलग इंडियन टेलीविज़न चैनल्स पर, अलग अलग इंग्लिश न्यूज़ को आपने सुनना है ताकि आपकी खुद की वोकैबुलरी इंक्रीज़ हो। ठीक है, अब जैसे क्या है, वेदर यू आर अ बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड लेवल, यू कैन ऑलवेज लर्न इंग्लिश थ्रू द इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स टू इम्प्रूव योर फ्लुएंसी। हम अपनी फ्लुएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए इंग्लिश न्यूज़ अगर हम सुनते हैं ना, अगर हम कुछ भी इंग्लिश इवन की मूवी अगर हम वॉच करते हैं तो भी हमें बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे न्यू वर्ड्स हम सीखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारी खुद की ही वोकैबुलरी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो इस तरह से है, ये हमें एक सेशनल वर्क दिया है। ठीक है, उसके बाद है टिप्स टू लर्न इंग्लिश विदाउट डूइंग अ कोर्स। बिना कोई कोर्स में एडमिशन लिए, बिना कोई कोर्स किए कैसे हम इंग्लिश सीख सकते हैं, तो उसके टिप्स यहाँ पर मैंने कोई 10 टिप्स जो है वो मेंशन किए। सबसे पहले यही आ जाएगा कि अगर आपको ऑब्वियसली इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश म्यूज़िक अगर हम सुनते हैं, जैसे मैंने पहले ही बोला कि अगर हम इंग्लिश न्यूज़ सुनते हैं, इंग्लिश म्यूज़िक सुनेंगे, ठीक है, तो हमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स जो हैं, बहुत सारे न्यू वर्ड्स हमें एक्सप्लोर करने को मिलेंगे। ठीक है, वॉच इंग्लिश वीडियोस अबाउट योर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली इंग्लिश वीडियोस को देखो, इंग्लिश म्यूज़िक सुनो, इंग्लिश न्यूज़ को सुनो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारी इंग्लिश की एक तो फ्लुएंसी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, हमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स डिस्कवर करने को मिलेंगे। ठीक है, हमारी ग्रामर जो है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, ई बुक्स रीड करो, आर्टिकल्स पढ़ो, ऑनलाइन मैगजीन्स जो है उनको रीड करो। ठीक है, और बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं, इंग्लिश वेबिनार्स, उनको ज्वाइन करो। ठीक है, तो इस तरह से और हो सके तो जहाँ पे आप इंग्लिश बोल सको आप इंग्लिश का यूज़ करो। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि हमारी फ्लुएंसी, हमारी ग्रामर, हमारी वोकैबुलरी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज़ फिर से ये भी ऑनलाइन सेशनल हुआ था हमारा, तो उस टाइम पर जब मैंने अपना सेशनल प्रेजेंट किया था तो वो वाला स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगाया है। नेक्स्ट इज लिसनिंग एंड प्रैक्टिसिंग इंग्लिश थ्रू न्यूज़। ठीक है, इंग्लिश को लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, इंग्लिश को सीखना और उनको प्रैक्टिस करना इंग्लिश न्यूज़ के थ्रू। अब यहाँ पे कौन कौन से इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे चैनल्स के नेम मैंने मेंशन करे हुए हैं, लाइक इंडिया टुडे, NDTV 24x7, न्यूज़ एक्स, CNN न्यूज़ 18, टाइम्स नाउ। ठीक है, और उनका कौन कौन सा नेटवर्क है, ये चीज़ें मैंने मेंशन करी हैं। ठीक है, उसके बाद है टिप्स टू इम्प्रूव योर इंग्लिश विद न्यूज़। ठीक है, आप इंग्लिश अपनी न्यूज़ की मदद से कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ टिप्स मैंने यहाँ पे भी मेंशन करे हुए हैं कि राइट डाउन न्यू वर्ड एवरीडे। आप हमेशा कभी भी आप कोई आर्टिकल पढ़ते हो, ठीक है, या फिर कोई ई बुक पढ़ रहे हो, मैगजीन रीड कर रहे हो, उसमें से हमेशा आप क्या करो, सबसे पहले उसमें से न्यू वर्ड्स डिस्कवर करो कि आपने न्यू वर्ड्स क्या सीखा आज का। आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर, उसमें आप क्या करो कि अंडरलाइन कर लो उसको कि आज मैंने ये वाला न्यू वर्ड जो है वो सीखा, ये मेरे लिए न्यू वर्ड है। देन उस न्यू वर्ड को क्या करो, सर्च करो उसके लिए कि इस वर्ड का क्या मतलब है। ठीक है, इस तरह से आप बहुत सारे न्यू वर्ड्स के लिए जान पाओगे। ठीक है, रीड न्यूज़ आर्टिकल्स और यूज़ शैडोइंग, पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन न्यूज़ वाया कमेंट्स, यूज़ न्यू न्यूज़ मोबाइल ऐप्स। ठीक है, ऑनलाइन न्यूज़ जो है उसमें पार्टिसिपेट करो कमेंट्स के थ्रू। ठीक है, इंग्लिश में कमेंट्स करो। ठीक है, न्यूज़ मोबाइल ऐप जो है वो नई नई ऐप्स का इस्तेमाल करो। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि हम अपनी जो है वो इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स को सुन के। ठीक है, एट लास्ट टॉपिक को कंक्लूड कर दिया हुआ है कि वी कैन लर्न इंग्लिश को हम बहुत सारे तरीक़ों से सीख सकते हैं, लाइक पढ़ के सीख सकते हैं, सुन के सीख सकते हैं, बोल के सीख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ सेम इसी कोर्स का सेशनल टॉपिक है विजिट टू लोकल टेलीविज़न सेंटर्स JNK चैनल। ठीक है, JK चैनल में हमारी विजिट हुई थी, दैट इज़ कठुआ में।
ठीक है। तो यहाँ पे मास मीडिया के बारे में लिखा है कि लाइक मास मीडिया में टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए, एंड इंफॉर्मेशन जो है उनको रेडियोज़ के थ्रू, टेलीविज़न्स के थ्रू जो है वो पहुँचाया जाता है, और डिजिटल मीडिया में इंटरनेट के थ्रू जो है वो इन्फॉर्मेशन को डिलीवर किया जाता है, इन्फॉर्मेशन को पहुँचाया जाता है। तो इस तरह से मास मीडिया जो है वो मास कम्युनिकेशन करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन अबाउट जेके चैनल के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी है, ठीक है। जो भी हम वहाँ पे जब हमारी विज़िट हुई, ठीक है, हम जिनसे हमारी मुलाकात हुई उन्होंने हमें किन किन चीज़ों के बारे में बताया कि लाइक कैसे ये पूरा मीडिया जो कैसे वर्क करता है, कैसे हम अपनी न्यूज़ जो है वो देते हैं, एंकर कैसे कैसे अपनी न्यूज़ को डिलीवर करते हैं, ठीक है, कैसे कैसे हम एडिटिंग करते हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताई। अब हेड कौन थे जेके चैनल के? दैट वाज मिस्टर रविंदर सिंह सलाथिया, ठीक है। ओनर कौन थे? सुभाष चौधरी। वर्कर्स कितने हैं यहाँ पे? 90 वर्कर्स हैं, जिसमें से 2 न्यूज़ एंकर हैं, एक एडिटर है, एक ब्यूरोक्राफ्ट है, एक एडिटर चीफ है, एक अकाउंट मैनेजर है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से जो है वो मैंने लिखी हैं, ठीक है। न्यूज़ जो है वो कितने बजे आती है? 9 बजे आती है रात को एवरी डे, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन जो चीज़ें हमने ऑब्ज़र्व करी उसके बारे में लिखा है कि उन्होंने हमें बताया कि 62 चैनल्स जो हैं वो एनालॉग सिस्टम के थ्रू चलाए जाते हैं, 263 चैनल्स डिजिटल सिस्टम के थ्रू चलाए जा रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल रूम होता है, कंट्रोल रूम जो था वो कोई ऑर्डिनरी आम रूम तो नहीं था, ठीक है। उसमें एयर कंडीशनर्स वगैरह लगे थे ताकि रूम का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ठीक है। कैमरामैन हैं रिकॉर्डिंग रूम के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से जो चीज़ें हमने ऑब्जर्व करी हैं वो चीज़ें यहाँ पे मैंने अपने वर्ड्स में लिख दी हैं, ठीक है। उसके बाद विजिट टू जेके चैनल जो हमने अपनी फ़ोटोग्राफ के लिए क्लिक कराई थी वो मैंने यहाँ पे पेस्ट करी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एक्टिविटी कि लाइक द स्टूडेंट्स जो भी हमने लाइक जब हमारी विज़िट हुई वो डेट वगैरह मेंशन करी है, किन किन के साथ टीचर्स के साथ हम गए थे, ठीक है। और कठुआ हलचल जो है वहाँ पे मतलब ये जो टेलीविज़न सेंटर है कठुआ हलचल कहा जाता है इसको, ठीक है। अपने फैकल्टी मेंबर्स के साथ हमारी विज़िट हुई थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब जेके चैनल के बारे में लिखना है कि जेके चैनल कठुआ जो है इसको पॉपुलरली कठुआ हलचल के नाम से जाना जाता है, और जब कठुआ हलचल ही आती है उसमें ही आती है सारी न्यूज़ जो भी होती है हर दिन की कठुआ के बारे में। और 2000 में ये लॉन्च हुआ था, पहला न्यूज़ चैनल है जो कि कठुआ सिटी में लॉन्च हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी न्यूज़ एडिटर जो थे जिनका नाम था मिस्टर उतीरन, ठीक है, उनके साथ हमारी इंटरेक्शन हुई थी। उन्होंने हमें जो चीज़ें बताई वो मैंने यहाँ पे अगेन अपने वर्ड्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप भी इस तरह से जहाँ पे भी आपकी विज़िट होती है आप पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, जो भी आपको हेड जो हैं या एडिटर या कोई भी जो भी आपको गाइड कर रहा है, जो चीज़ों के बारे में वो आपको गाइड करें, आप अपनी नोटबुक पे पॉइंट्स जो वो नोट डाउन कर लीजिए। एंड देन जो ऑब्जर्वेशन वाली जब आप हेडिंग डालोगे तो उसमें आप उनको अपने वर्ड्स में जो है वो लिख सकते हो। एंड एट लास्ट टॉपिक को मैंने कंक्लूड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट इज कोर्स को 205, इसमें है टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, इसका नाम है कोर्स का, ठीक है। अब इसमें सेशनल टॉपिक कौन सा है हमारा? टू एनालाइज अ चैप्टर इन अ बायोलॉजिकल साइंस टेक्स्ट बुक टू आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स एंड साइंटिफिक थ्योरी। कोई चैप्टर जो है बायोलॉजिकल साइंस की बुक लो, उसमें से कोई भी चैप्टर हमने एनालाइज करना था, ठीक है। और उसमें से क्या करना है? कॉन्सेप्ट, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, उसका क्या प्रिंसिपल है, साइंटिफिक थ्योरी के बारे में हमने लिखना है। तो मैंने चैप्टर कौन सा चूज़ किया था? सेल दैट इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ, 11th क्लास का चैप्टर है ये, ठीक है। इसको मैंने चूज़ किया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में मैंने बेसिक लिखा है कि लाइक हमारे सराउंडिंग्स में लिविंग चीज़ें भी होती हैं, नॉन लिविंग भी होती हैं, ठीक है। एंड लेकिन लिविंग चीज़ों में ऐसी क्या चीज़ होती है कि जो उनको लिविंग बना रही है जो कि नॉन लिविंग में एब्सेंट है, ठीक है। एंड द आंसर इज़ द प्रेजेंस ऑफ सेल विच इज़ कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमेशा इसकी डेफिनेशन हम यही पढ़ते हैं, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर एक सेल होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, जिनकी बॉडी के अंदर एक सेल होता है, दे आर कॉल्ड एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया लिख लो आप, अमीबा लिख लो। एंड जिनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं उनको मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, लाइक प्लांट्स हो गए, ह्यूमन्स हो गए, ठीक है, या एनिमल्स हो गए। नेक्स्ट इज़ उसके बाद मैंने सेल का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। एंड देन सेल को किसने सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर किया था? तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। किस में डिस्कवर किया था?
प्लांट के कॉर्क में डिस्कवर किया था। उसके बाद कॉन्सेप्ट के बारे में लिखा है, क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में हम यही चीज़ें डाली हुई हैं कि फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर किया था, डेड सेल किसने डिस्कवर किया था, लिविंग किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। फिर सेल थ्योरी दी गई थी, स्केलेटन और शॉन दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बोलती है सेल थ्योरी, ठीक है, वो सारे पॉइंट्स इस तरह से ऐड ऑन करें हैं, ठीक है। उसके बाद सेल जो है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, किन किन चीज़ों से बना होता है सेल, लाइक सेल की कवरिंग को हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमें साइटोप्लाज्म मिलता है, ठीक है। फिर सेंटर के अंदर मोस्टली सेंटर में होता है न्यूक्लियस। अब जो प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर थोड़ा साइड पे होता है न्यूक्लियस, ठीक है। फिर बहुत सारे इनके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो हर स्ट्रक्चर अपना एक अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। उन स्ट्रक्चर्स को हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। बहुत सारे प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, वैक्यूल्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सबका अपना अपना एक अलग फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से ही मैंने सबके बारे में दो दो लाइंस लिखी हुई हैं एंड देन उसका फंक्शन ऐड कर दिया, ठीक है। एंड देन इस कंक्लूजन ऑफ साइंटिफिक एट लास्ट मैंने टॉपिक को क्या कर दिया, कंक्लूड कर दिया हुआ है। नेक्स्ट इज कोर्स कोड 206 जिसका नाम है एक्शन रिसर्च, ठीक है। तो इसका सेशनल वर्क है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एक्शन रिसर्च एंड स्कूल मैनेजमेंट, ठीक है। एक्शन रिसर्च की डेवलपमेंट एंड स्कूल मैनेजमेंट, तो इसमें हमने बेसिकली एक स्टडी जो है वो करी हुई है, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखी है कि लाइक एक्शन रिसर्च क्या है, तो बेसिकली एक फ़िलॉसफी है और एक मेथड है, ठीक है, रिसर्च का जो कि सोशल साइंसेज में अप्लाई किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक्शन रिसर्च का प्रोसीजर नेक्स्ट हेडिंग डाली है मैंने, ठीक है। इसमें टॉपिक क्या है मेरा, स्टडी फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन सब्जेक्ट साइंस। एक स्टडी करनी है, कोई स्टूडेंट है जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है साइंस सब्जेक्ट में, उसके बारे में स्टडी करना है कि क्यों, वो क्या दिक्कत है, क्या टीचर के टीचिंग मेथड में दिक्कत है या फिर बच्चे में कोई दिक्कत है, ठीक है, क्या वो इजीली ग्रास्प नहीं कर पा रहा कॉन्सेप्ट को, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई करना है, देन बच्चे को उस अकॉर्डिंगली टीच करना है, ठीक है। तो क्लास कौन सी स्टडी की है, 9th क्लास, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, द इन्वेस्टिगेशन हैज़ ऑब्जर्व्ड दैट द स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास शोज पुअर परफॉर्मेंस इन साइंस। बच्चे की परफॉर्मेंस साइंस में अच्छी नहीं है। अब ये जानना है हमने कि क्या बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, या फिर टीचर का वे ऑफ टीचिंग जो है वो अच्छा नहीं है, या उसका मेथड जो है टीचिंग का वो अच्छा नहीं है, वो सही नहीं है, ठीक है। तो इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ साइंस स्टूडेंट इन हायर क्लास। बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है साइंस स्ट्रीम में, ठीक है, उसको स्टडी करना है, ठीक है। टू फॉर्मुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट टू सब्जेक्ट एंड अकेडमिक करिकुलम, टू अंडरस्टैंड परसेप्शन ऑन साइंस सब्जेक्ट, टू एक्सप्लोर बेस्ट वे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं हमारे, कि बच्चे को क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ये सारी चीज़ें हमने स्टडी करनी है। इंपॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में लिखा है मैंने कि लाइक साइंस सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का कारण क्या है, ठीक है। तो इस तरह से 4 कॉलम्स बनाए हैं, ठीक है। एक में लिखा है कॉजेज, एविडेंस, नेचर एंड कंट्रोल। कॉज क्या है, लाइक कि दो स्टूडेंट्स शो लैक ऑफ इंटरेस्ट इन साइंस सब्जेक्ट, जो बच्चे जिनको साइंस सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उनका क्या प्रूफ मिला हमें कैसे पता चला, उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करके, कि हमने उनका बिहेवियर ऑब्जर्व किया, हमें पता चला, उस बिहेवियर से हमें ये पता चला कि बच्चे का खुद का ही इंटरेस्ट नहीं है साइंस सब्जेक्ट में, ठीक है। उसके बाद नेचर क्या है उसका, कि ये फैक्ट है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल कैसे किया जाए इसको, अंडरस्टैंड द अप्रोच ऑफ द टीचर। अब टीचर के अप्रोच को हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग कॉजेज़ लिखे हुए हैं कि बच्चे को दिक्कत क्या हो सकती है, क्या उसका खुद का इंटरेस्ट नहीं है, या फिर द टीचिंग स्किल जो है टीचर का, ठीक है, वो अच्छा नहीं है, या फिर लैब के अंदर प्रॉपरली इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, यानी कि लैक ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है, या फिर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पा रहा, ठीक है, फैक्ट ही नहीं समझ पा रहा, कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पा रहा वो साइंस का। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड, स्टूडेंट्स को, बच्चों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है साइंस में, ठीक है। तो उसके एविडेंस लिख दो कि पहले हमें क्या करना है कि कॉजेज़ ये कॉजेज़ हो सकते हैं, ठीक है, ये कॉजेज़ का हमें, ये कॉज सही है, इसका हमें क्या प्रूफ मिला, ठीक है, वो लिख देंगे हम। उसके बाद नेचर क्या है, ठीक है, कि फैक्ट हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। कंट्रोल कैसे किया जा सकता है इसको, ऑब्वियसली टीचर के अप्रोच को अंडरस्टैंड समझ कर, ठीक है।
नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस। अब एनालाइज करना है उसके बाद हमने, ठीक है। जैसे क्या है, इसमें भी हमने 4 कॉलम्स बनाए हुए हैं। इमिटेशन ऑफ एक्टिविटीज़, मेथड ऑफ टीचिंग, सोर्स एंड टाइम पीरियड, ठीक है। इमिटेशन ऑफ एक्टिविटीज़ में क्या है, लाइक टीचर विल मेक देयर टीचिंग इफेक्टिव। टीचर, अब मतलब कि अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सोल्यूशन निकालना है अब हमने, ठीक है। अब टीचर अपना टीचिंग, वे ऑफ टीचिंग को इफेक्टिव बनाने की कोशिश करी, उसने थोड़ी इंप्रूवमेंट लाई। टीचर विल अलॉट प्रोजेक्ट्स टू द स्टूडेंट, टीचर बच्चों को प्रोजेक्ट्स देंगे। टीचर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे, ठीक है। अब इसमें वो कौन सा मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कौन कौन से सोर्स से उनको पढ़ाएंगे, ठीक है, टाइम कितना मिलेगा उनको इस सब चीज़ों में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने इस तरह से लिखनी है अगर आप स्टडी कर रहे हो किसी क्लास की, ठीक है, या किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब उस प्रोजेक्ट को हमने इवैल्यूएट करना है, ठीक है, कि लाइक इन्वेस्टिगेटर जो है वो इन स्टेप्स में उन्होंने क्या किया, इम्प्लीमेंट किया बहुत सारी एक्टिविटीज़ को, ठीक है, अंडर द एक्शन हाइपोथेसिस डिज़ाइन, ठीक है। तो इस तरह से आपने भी इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट क्या क्या किया हमने कि स्टूडेंट जो है वो उसका इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इवैल्यूएशन कर दो। कंक्लूजन लिखने की ज़रूरत है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज़ मैंने तो यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कोर्स कोड है, दैट इज़ लास्ट कोर्स, जिसका नाम है योगा एजुकेशन, ठीक है। जैसे मैंने पहले ही बोला, ये भी रिसेंटली ही ऐड हुआ, पहले ये सब्जेक्ट नहीं था। इसमें जो हमने सेशनल टॉपिक करा है ये है, पहले इसमें 2 सेशनल टॉपिक्स करे हैं हमने। पहला है प्रिपेयर अ रिपोर्ट विद बेनिफिट्स ऑफ ईच योगा आसन प्रैक्टिस्ड, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, योगा आसन करने हैं, ठीक है, और उन आसन को हमने प्रैक्टिस करना था, ठीक है। अब वो उस टाइम पर ही हमने घर पे ही किया था, कॉलेज में भी किया था एंड घर पे भी किया था, ठीक है। और एक तो ये भी था इसका कि इसके ऊपर हमें वीडियो क्लिप भी बनानी थी। मतलब आप लाइक 5 कहा था हमें कि 5 आप आसन करना, 5 हमें प्राणायाम करे थे, और उसकी एक वीडियो क्लिप बनानी होती है और वो हमें वाइवा वो उसमें वहाँ पे प्रेजेंट करनी होती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या किया कि इंट्रोडक्शन, सेम इंट्रोडक्शन के साथ शुरू किया कि अब लाइक योगा जो है वो एक फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, ठीक है, जो कि पुराने टाइम से चलती आ रही है, ठीक है। सबसे पहले इसको पतंजलि ने जो है वो इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है। और इसमें हमने 5 आसन जो है वो प्रैक्टिस करे हुए हैं, जिनका नाम है बद्धकोनासना, पश्चिमोत्तासना, उत्तानासना, सेतु बंध सर्वांगासना एंड वृक्षासना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हमने कॉलेज में योगा प्रैक्टिस किया था, उसकी एक पिक्चर लगाई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट इंडिविजुअली हमने जो है वो अपने घर में ये सारे आसन जो है वो प्रैक्टिस करे थे, ठीक है। सो सबसे पहले आसन्स क्या होते हैं, आसन्स बेसिकली बॉडी पॉस्चर्स होते हैं जो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ करने में मदद करते हैं, मतलब पॉस्चर्स होते हैं बॉडी के, ठीक है, बॉडी के पोजेज होते हैं ये, ठीक है। अब जैसे बद्धकोनासना, इसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई पोज। इसमें हम क्या करते हैं कि लाइक इसमें जैसे मैंने पिक्चर्स सबकी लगाई हुई हैं तो आप यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। इसमें हमें ना इस तरह से हमें बटरफ्लाई की शेप में हम लेग्स की बटरफ्लाई शेप बनाते हैं और इस तरह से हम बॉडी का पॉस्चर बनाते हैं, ठीक है। अब इसके क्या क्या, पहले तो आप थोड़ा लिख दो कि बद्धकोनासना को कैसे परफॉर्म किया जाता है, ऐसे लिख दो, ठीक है। उसके बाद इसके बेनिफिट्स लिख लो कि बद्धकोनासना क्या किस किस चीज़ों में ये हमें मदद करता है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके, लाइक ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर को स्टिमुलेट करने में मदद करेगा, किडनीज प्रॉब्लम को मैनेज करने में मदद करता है, मीनोपॉज प्रोसेस के साथ ये डील करने, मतलब उसमें भी हमें ये मदद करता है अगर कोई भी वहाँ पर हमारे पास डिसऑर्डर्स आ जाएँ, ठीक है। तो इस तरह से आपने सारे आसन्स को, ठीक है, इस तरह से आपने लिखना है, पहले उनके बारे में लिखो, इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है, उसके बाद उसके बेनिफिट्स डाल दो, ठीक है। नेक्स्ट इज पश्चिमोत्तासना, सीटेड फॉरवर्ड पोज। तो इसमें हम कैसे बैठते हैं, इस तरह से, एक सेकेंड पिक्चर दिखाई हुई है, सीटेड फॉरवर्ड पोज, मतलब बैठ के और आगे की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ मुड़ना है, इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, एक ये माइंड को काम करने में मदद करता है, स्ट्रेस को रिलीव करने में मदद करता है, डाइजेशन के प्रोसेस को इम्प्रूव करने में मदद करता है, ठीक है। इस तरह से आपने सारी चीज़ें जो है वो ऐड ऑन कर देनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज उत्तानासना, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड, यानी कि कैसे करना है इसको परफॉर्म, इस तरह से खड़े होकर और बेंड हो जाना है। पीछे वाला क्या था,
सीटेड फॉरवर्ड, बैठ के बेंड होना था आगे की तरफ, अब इसमें खड़े होके बेंड होना आगे की तरफ, ठीक है। इसको बोलते हैं उत्तनासना। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, लाइक ये हमारे लीवर को, किडनी के और स्प्लीन के फंक्शंस को मेंटेन करने में मदद करता है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में मदद करता है, ठीक है। और स्ट्रेंथ देता है हमारी नीज को, स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है, इस तरह से। अगला है सेतु बंधा सर्वगासना। इसको बोलते हैं ब्रिज पोज। ब्रिज क्या होता है कि कोई भी वो सेतु, सेतु का मतलब होता है ब्रिज, ठीक है। इस तरह से जैसे ब्रिज होता है, जैसे कोई पुल हो, इस तरह से हमने ये थोड़ा लेट के थोड़ा पोस्चर जो है वो ये किया जाता है, ठीक है। अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अगर बैक हमारी टायर्ड है तो ये उसको रिलीफ प्रोवाइड करता है, ठीक है। और हमारी नेक को, चेस्ट को, स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेच करवाने में मदद करता है ये, ठीक है। हमारी बैक की जितनी भी मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। लास्ट में है वृक्षासना। वृक्ष का वर्ड का मतलब ये होता है ट्री, तो ये कौन सा आसन है, वृक्ष वाला आसन है, यानी कि ट्री पोज है ये। तो इसमें हमें इस तरह से स्टैंड कर होना होता है, ठीक है। वन लेग को हमें नीचे लगाना होता है और एक को हमें अपनी लेग के साथ टच करना होता है और दोनों हैंड्स को फोल्ड करना होता है, ठीक है। इस तरह से पॉस्चर ये परफॉर्म किया जाता है। बेसिकली ये क्या करता है, बॉडी को बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है हमारे, ठीक है। और हमारी न्यूरोमस्क्यूलर यानी कि नर्वस सिस्टम की और जितना भी हमारे मस्क्यूलर सिस्टम है उसको एक तालमेल बनाने में, कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है। एट लास्ट टॉपिक को कंक्लूड कर दिया है कि आसन जो हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं हमारे मसल्स को, जॉइंट्स को, लिगामेंट्स को और बाकी जितने भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट सेशनल जो है वो है प्रिपेयर अ वीडियो ऑफ डिफरेंट आसनाज एंड प्राणायाम विद डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ आसना और प्राणायाम, ठीक है। इसमें हमने क्या करना था कि एक वीडियो बनानी थी जिसमें हमने अलग अलग प्राणायाम और आसन जो है वो प्रैक्टिस करने थे और साथ ही साथ उनका साथ साथ परफॉर्म करते जाना था और साथ साथ क्या करने हैं उनका बेनिफिट्स भी बताते जाना है। लाइक आप कोई भी आसन परफॉर्म कर रहे हो, भद्रकोनासना कर रहे हो, तो आप साथ ही में उसका बेनिफिट बताते जाओ एक एक, ठीक है। तो इसमें हमने वीडियो क्लिप बनानी है, ठीक है। और साथ ही साथ फोटोग्राफ्स भी लगानी थी, ठीक है। तो हमने 5 आसन्स और 5 प्राणायाम्स किए थे, ठीक है। सबसे पहले आसन और प्राणायाम के बीच में आपको डिफरेंस जो है वो क्लियर होना चाहिए। आसन क्या होते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, आसन होते हैं बॉडी पॉस्चर्स, ठीक है। बॉडी पॉस्चर्स होते हैं जो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ करने में मदद करते हैं हमारी बॉडी को, ठीक है। और प्राणायाम्स जो होते हैं ना, ये ब्रीदिंग टेक्निक्स आती हैं हम इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर हम ब्रीदिंग टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के अंदर अंतर आपको क्लियर होना चाहिए। पहले वाले सेशनल में हमने आसन के बारे में लिखा है, इस वाले सेशन में मैंने सेशनल वर्क में मैंने प्राणायाम के बारे में लिखा है, ठीक है। तो इसमें भी 5 प्राणायाम लिखे हैं, नाड़ी शोधना, कपालभाति, भस्त्रिका, भ्रमारी एंड अनुलोम विलोम, ठीक है। सबसे पहले आता है नाड़ी शोधना। देखो नाड़ी वर्ड का मतलब होता है जो हमारी बॉडी के अंदर नाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। ये वो वाली नाड़ी के बारे में बात कर रहा है। शोधना का मतलब होता है शुद्ध, यानी कि नाड़ियों को शुद्ध करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी लिखा हो कि नाड़ी वर्ड का मतलब होता है चैनल, ठीक है। और शोधना का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन, यानी कि नाड़ियों को शुद्ध करना, ठीक है। तो इस नाड़ी शोधना आसन को कैसे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। जैसे ये देखो फर्स्ट फोटोग्राफ्स में है, एक जो हमारा लेफ्ट वाला हाथ होता है उसको हमें चिन्ह मुद्रा में रखना होता है, ठीक है। और जो दूसरा हमारा राइट हैंड होता है उसको हमें नॉस्ट्रिल पर रखना होता है, ठीक है। 2 फिंगर्स हमारी फोरहेड पर होती हैं और 2 फिंगर्स हमारी नॉस्ट्रिल्स के इर्द गिर्द होती हैं, ठीक है। इसको हमने ऑल्टरनेट फॉर्म में एक ब्रीदिंग करनी होती है, ऑल्टरनेट मैनर में, तो इसको हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं, लाइक ये क्या करता है कि बॉडी के अंदर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में मदद करता है, स्ट्रेस को, एंजाइटी को रिलीव करवाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये सारे इस तरह से जैसे हमने पीछे लिखा कि कैसे आसन परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अब इसमें हम लिखेंगे कैसे इस प्राणायाम को परफॉर्म किया जाता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति तो हम सबको ही ऑलमोस्ट पता ही है, ठीक है। और फिर भी मैं बता देती हूँ, इसमें कपालभाति को हम बोलते हैं ब्रीथ ऑफ फायर। इसमें क्या किया जाता है, इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि बहुत फोर्सफुली इनहेल और एक्सहेल करते हैं, ठीक है। लेकिन इनहेल और एक्सहेल करेंगे कैसे, हम जोर हम कहाँ पे डालते हैं, एब्डोमिनल वाले रीजन पे, यानी कि पेट वाले रीजन पे, ठीक है। पेट वाले रीजन को हम वहाँ पे मतलब अपनी बेली को क्या करते हैं, मतलब जब सांस लेते हैं तो बेली हमारी फूल जाएगी और जब हम छोड़ेंगे सांस तो हमारी बेली जो है वो श्रिंक हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो यानी कि इसमें हमें फोर्सफुली इनहेल और एक्सहेल करना होता है, ठीक है। अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं, जैसे यहाँ पे पॉस्चर इसका सेम ही होता है, ठीक है, चिन्ह मुद्रा में,
ठीक है। एंड इसके बेनिफिट्स क्या हैं, लाइक डाइजेस्टिव इश्यूज़ को ये इम्प्रूव करने में मदद करता है, ठीक है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को रिलीव करवाता है ये, हार्ट बर्न, कॉन्स्टिपेशन जैसी कोई भी प्रॉब्लम है उनसे हमें ठीक करने में ये मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज भस्त्रिका प्राणायाम। अब भस्त्रिका जो है, भस्त्रिका और कपालभाति आपको एक जैसे ही लगेंगे, बट दोनों में अंतर है। दोनों में क्या अंतर है, देखो बैठना आपको सेम पॉस्चर में है, ठीक है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, जो हमारी कपालभाति है ना उसके उसके अंदर हम एब्डोमिनल वाले रीजन पर स्ट्रेस डालते हैं, एब्डोमिनल वाले रीजन से हम इनहेल एक्सेल करते हैं। लेकिन भस्त्रिका में क्या होगा, भस्त्रिका में हम क्या करते हैं, लंग्स को इन्वॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लंग्स के थ्रू इनहेल और एक्सहेल करेंगे, मतलब इसमें हमारे लंग्स जो हैं वो आपको स्वेल करते हुए और श्रिंक करते हुए दिखाई देंगे। जबकि कपालभाति में क्या होता है कि हम किसके ऊपर जोर डालते हैं, एब्डोमिनल, पेट वाले रीजन पे, तो वहाँ पे हमारा उसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन वहाँ पे हमें दिखेगी, ठीक है। तो ये दोनों के अंदर अंतर आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ भस्त्रिका के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, लाइक नर्वस सिस्टम को, मोटर सिस्टम को बेनिफिट पहुंचाता है, ठीक है। हमारी बॉडी को एनर्जाइज करने में मदद करता है, फाइब्रोसिस की जो डिजीज़ है उसको ट्रीट करता है, इम्यूनिटी को इन्हांस करता है, ठीक है। इस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम करा गया। नेक्स्ट है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम भी आपको सबको ही ऑलमोस्ट पता होता है, ठीक है। इसमें भी हम क्या करते हैं कि एक नॉस्ट्रिल को होल्ड करते हैं, ठीक है, और दूसरे नॉस्ट्रिल से क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। फिर जिसको वो होल्ड किया होता है उसको रिलीज़ करेंगे और दूसरे से एक्सहेल कर देंगे। यानी कि इसमें भी हम ऑल्टरनेट फॉर्म है, इनहेल और एक्सहेल करेंगे, लेकिन ये नॉस्ट्रिल्स के थ्रू परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये स्ट्रेस को रिलीव करने में, एंजाइटी को दूर करवाने में मदद करता है, ठीक है। स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद करता है, ये एंजाइटी को, डिप्रेशन को दूर रखने में मदद करता है, ठीक है। एंड लास्ट इज भ्रमारी प्राणायाम। भ्रमारी प्राणायाम ना, इसको हम बोलते हैं बम्बल बी ब्रीथ। जैसे कि बी की आवाज़ आती है ना गूंजने की, ठीक है, जैसे वो गूंजती है उस तरह से ही इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। ये एक बेसिकली कामिंग ब्रीथ प्रैक्टिस है, ठीक है। बेसिकली ये एक प्रकार की आप मेडिटेशन भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसके में हमने क्या करना होता है कि लाइक हम अपनी थंब जो है वो ईयर्स पे रखते हैं और जो अपनी फिंगर्स वो आइज़ पे रखते हैं। एंड देन हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, बहुत लंबी सांस लेते हैं और फिर सांस छोड़ते कैसे हैं, बी की साउंड प्रोड्यूस करके, ठीक है। तो तभी इसको कहा गया कि बम्बल बी, यानी कि जैसे बी की साउंड होती है, जैसे मधुमक्खी या गूंजती है, वैसी वाली आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो इनहेल करते हैं, बहुत लंबी सांस लेते हैं और सांस छोड़ते कैसे हैं, बी जैसी आवाज़ प्रोड्यूस करके, ठीक है। एंड एट लास्ट कंक्लूड कर दिया कि प्राणायाम जो है वो हमें डायरेक्ट ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस होती हैं ये, ठीक है। एंड एक रीजुविनेटिंग प्रोसेस होता है जिसका हमारे माइंड और बॉडी के ऊपर बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे अनुलोम विलोम की पिक्चर लगाई है और यहाँ पे भ्रमारी की फ़ोटो लगाई है, ठीक है। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा और अगर ना पसंद आई होगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा। पर लाइक या डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा, और ताकि मुझे पता चलेगा अगर कोई कमी होगी तो मैं इम्प्रूव करूँगी, ठीक है। सो थैंक यू, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि कोई भी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। थैंक यू फ्रेंड्स।